इस बात का ग्रेडिंग कैसे की जाएगी कि जो अभी आपने उदाहरण देके बताया कि ईपीआईसी में एक आदमी नाम डुप्लीकेट करेगा, जब तक आपके पास कोई यूनिक फीचर नहीं होगा, जैसे आधार के मामले में बायोमेट्रिक्स एक यूनिक फीचर का काम करता है हर इंडिविजुअल के लिए ना, उसी तरीके से अगर आप ईपीआईसी से इसको नहीं जोड़ेंगे तो ये संभव ही नहीं है कि आप कभी जिंदगी में डुप्लीकेसी को चेक कर पाए, चाहे कितने एफर्ट्स कर ले। यहां आपको टेक्नोलॉजी की ही मदद लेनी पड़ेगी, मैन्युअली ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकेश सिंह हैं। मुकेश सिंह के बारे में आपको ये पहले बता दें कि सोशल मीडिया पर इन्होंने चुनाव आयोग से एक सवाल पूछा जिसकी चर्चा खूब होने लगी है। चुनाव आयोग से सवाल पूछने के बाद मुकेश सिंह के बारे में सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि वाह क्या दमदार पत्रकार है, कम से कम खुले तौर से सवाल तो पूछा, और सवाल ऐसा कि चुनाव आयोग की बोलती बंद हो गई। ये बात सोशल मीडिया पर लोग और यूजर्स कह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जो सर हैं मुकेश सिंह से रूबरू कराएंगे, उससे पहले आपको बता दें कि जो इनका वीडियो है सोशल मीडिया पर जो वायरल है उस बारे में भी ढेर सारा कमेंट आ रहा है, वो वीडियो भी आपको सुनवाते हैं। इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि जब इस तरह की चीजें हमारे सामने आती हैं, यानी डुप्लीकेसी को चेक करने की, वही डुप्लीकेसी हमारे सामने जब वोटर लिस्ट में सामने आती है तो एक नया बखेड़ा खड़ा होता है। आप चुनाव आयोग के सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर किसी चीज की शिकायत की जा रही है तो क्या चुनाव आयोग सबसे पहले शिकायत की जांच करने पे जोर देगा या शिकायतकर्ता कौन है उसकी जो है वो कलई खोलने पे जोर देगा। ये एक ऐसी सवाल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पे इस तरह का दाग भी लगना अपने आप में शर्मनाक है। यानी अगर उससे आप हमें बचाइए, इस देश को तो बचाइए, इस डेमोक्रेसी को बचाइए, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं। और कोई बड़ा एलिगेशन नहीं है, मतलब मैं जहां तक समझ भाई रहा हूं आपको कि जांच करनी। अच्छा मुझे एक बात बताओ राजू, हम लोग जो हाँ। पत्रकारिता करते हैं, आप भी पत्रकार हो, मैं भी पत्रकार हूं, जी बहुत सारी जांच ऐसी होती है जो सिर्फ और सिर्फ, कोई भी सरकार हो, ये सरकार हो, इससे पहले की 10वीं सरकार रही है, कोई भी सरकार हो, बहुत सारी जांच सिर्फ और सिर्फ आई वॉश होती है। हाँ। मैं बहुत ब्लंट उदाहरण देता हूं आपको। मुझे बताइए, लिब्राहन आयोग अयोध्या के डेमोलिशन के बाद बना था, ठीक है? उस लिब्राहन आयोग की सालों साल जो है वो सुनवाई चलती रही, लोगों की पेशी होती रही, सब कुछ होता रहा। सबने देखा है कि कैसे गिरा, क्या गिरा, क्यों गिरा, सबको सब कुछ पता है। बिल्कुल। लेकिन और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, सब कुछ हो गया कि हाँ साहब ये गैर कानूनी काम है, गलत काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, फलाना ढिकाना, सारा का सारा राजनीतिक घटनाक्रम। लेकिन एट द एंड ऑफ इट क्या लिब्राहन आयोग कुछ भी साबित कर पाया? कौन गुनहगार है, किसकी गलती है, किसी को साबित माना गया? आज तक एक आदमी को सजा हुई इस मामले में? नहीं। राइट। अब ये खुली आंखों के सामने जो चीजें हैं वो मैं बता रहा हूँ। यही बातें अन्य घपले घोटालों के बारे में भी कही जा सकती है, लेकिन मैं उसको फिलहाल नहीं कह रहा हूँ क्योंकि उसका कई एग्जांपल्स हैं इसके, कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, राइट ना। ऐसी स्थिति में यानी कि आपको सिर्फ जांच करने का आश्वासन देना है, जांच करना है, देखना है कि कहां कहां गलतियां हैं, किसको हम ठीक कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते, राइट। इतना ही तो करना है ना आपको। कोई दूसरा व्यक्ति ये तो नहीं कर रहा ना कि चुनाव आयोग जांच नहीं करेगी, जिसको सीबीआई से कराओ, इसको फलाने से कराओ, ये तो कोई नहीं कह रहा ना। जांच आप ही को करना है, आपकी उसी मशीनरी को करना है जिस मशीनरी का मेजर हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। ये बात ठीक है, आप 800 आदमी हो, ठीक है, लेकिन आप उसके लिए भी तैयार नहीं हो, उस मोडस के लिए, उस प्रोसेस के लिए भी तैयार। हाँ, और ये बड़ा डिमांड भी नहीं है सर। ये डुप्लीकेट वोटर्स है, हाउस नंबर है, फादर्स नेम है, एक हाउस पे है, फॉर्म 6 है, इन सबको ठीक हो सकता है। इनको अब इनके सर मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि इनका अगर एक एग्जांपल समझे तो जो हम इंटरनेशनल क्रिमिनल्स होते हैं उनको इंटरपोल जब नोटिस जारी करता है तो स्कैन कैसे करते हैं? फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम ही तो होता है कि एक फेस में डालिए मैच हो जाएगा, कैसा है, मतलब खुफिया विभाग है। मतलब इनकी इतनी बुद्धि भी शायद काम नहीं कर रही है कि इनको आश्वासन देना चाहिए कि हाँ आपने बोला। देखो ना राजू, बुद्धि भी क्या कहें बाबू, ये बहुत समझदार लोग हैं। ये लोग जब तक खुद मोटिवेटेड नहीं होंगे इनसे गलतियां नहीं होंगी। ये कोई नौसिखिए लोग नहीं है। तीनों के तीनों इलेक्शन कमिश्नर सिविल सर्वेंट रहे हैं, सिविल सर्वेंट में भी टॉप पोजीशन तक पहुंचे हैं, उसके बाद ये इधर आए हैं। ठीक है, इनका सिलेक्शन जिस ढंग से भी हुआ है, तो चुनाव आयोग का सिलेक्शन ऐसे ही फेवरेटिज्म के आधार पे पहले भी होता रहा है और शायद आगे भी होता रहेगा, ठीक है ना।
तो उसमें क्या होता है कि वो सिलेक्शन प्रोसेस को अगर आप थोड़ा सा डिग्निफाइड बना देते हैं, थोड़ा सा नजर का पर्दा रखते हैं, हाँ भाई तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। जैसे मुझे याद है एसवाई कुरैशी ने चुनाव आयोग के सिलेक्शन की एक बात कही थी, उन्होंने कहा भाई 5-5 आदमियों का आप एक पैनल तैयार कर दीजिए, पूछिए लोगों से, हाँ भाई तुम्हारी क्या राय, तुम्हारी क्या राय, तुम्हारी क्या राय है, जिसके बारे में राय बनती है सही उस आदमी को चुन लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक, जब एक व्यक्ति को चुन लीजिए फिर उसको इतना अधिकार दीजिए, इतनी पावर दीजिए, ऐसे व्यक्ति को चुनिए जिसका ऐसा कैरेक्टर हो। देखो कैरेक्टर भी मायने रखता है। मिसाल के तौर पे मान लो मेरा कैरेक्टर पब्लिक की नजर में ऐसा हो कि साहब ये आदमी एक लफाज किस्म का रिपोर्टर है, पत्रकार है, ठीक है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि मैं कभी कोई संजीदा बात भी करूंगा तो भी हमारे बारे में हल्के में लिया जाएगा। यस, ये दुनिया का दस्तूर है, देखो ये दुनिया का दस्तूर है, ठीक है, हमारे घरों से लेकर के समाज का हर हिस्सा ऐसे ही संचालित होता है। लेकिन अब मैं तो यार कल बताओ परसों में 10 साल बाद राजू, 10 साल बाद मैं उस नेशनल मीडिया सेंटर में गया था। मेरा मतलब पहली बार मैं जहां उस कॉन्फ्रेंस हॉल में गया था। मैंने बहुत कैबिनेट की मीटिंग कवर की है, बहुत पार्लियामेंट कवर की है, बहुत खूब 35 साल का मेरा कैरियर है, जिसका समझ लो कि मेजॉरिटी पोर्शन इन्हीं एपेक्स लेवल की सोशियो पॉलिटिकल कवरेज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैंने वो सब कुछ बहुत कुछ किया, लेकिन इत्तेफाक की बात थी कि जब मैंने मेन स्ट्रीम की चीजों को थोड़ा सा छोड़ा तो मैंने सिंपल सा एक छोटा सा सवाल पूछा। तो मैंने कहा भाई जनता क्या जानना चाहती है? जनता सिर्फ यही जानना चाहती है ना कि मान लीजिए मुकेश के खिलाफ कोई इल्जाम है, तो क्या आप मुकेश के खिलाफ लगे हुए इल्जाम की जांच करना पसंद करेंगे या आप उस व्यक्ति की जांच पहले करेंगे जो व्यक्ति मुकेश पे इल्जाम लगा रहा है? आप दोनों चीजें साथ साथ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते कि उस व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है जो मुकेश पे इल्जाम लगा रहा है, उसकी भी जवाबदेही कानून में निर्धारित है, तय है। ऐसा नहीं है कि कोई उससे बच सकता है, लेकिन समय के हिसाब से कौन व्यक्ति है, किस व्यक्ति पे इल्जाम लग रहा है, किस तरह का इल्जाम है, इसके हिसाब से एक ऑब्जेक्टिव फैसला आपको लेना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी गरिमा बढ़ी रहेगी, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इसी को लेकर जो सोशल मीडिया पे आप पे जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, मतलब लोग आप पे कमेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनके लॉजिकल सवालों का इसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे और भी कई पत्रकार हैं जो सटीक सवाल किए हैं लेकिन चुनाव आयोग अनसुना कर दिया, इसलिए मोदी जी पीसी नहीं करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाते हैं। तो ऐसे तमाम जो सोशल मीडिया पर जो आपके ट्वीट हैं वो, और आपने जो वीडियो शेयर किया, मतलब आया आपका सवाल का, वो काफ़ी सारे वायरल हैं। और सर लास्ट में हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो चुनाव आयोग है, आप चुनाव आयोग पे तो बात बहुत सारी हो गई और आपने लॉजिकली समझाया भी, लेकिन ये चुनाव आयोग जब सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है तभी एक्टिव हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जागता है तो नहीं होता। ये जो SIR को लेकर बात हो रही थी बिहार में, वोटर लिस्ट को लेकर, तो इसमें भी जो 65 लाख वोटर्स के नाम काटे, उसमें जब सुप्रीम कोर्ट बोला कि आप ड्राफ्ट रिलीज करो, तब आपने रिलीज कर दिया। तब आपको प्राइवेसी कहाँ गई थी, आपकी प्राइवेसी जो कहने के लिए, और उससे पहले आपने रिलीज नहीं किया, आपने कुछ भी कनेक्शन नहीं बताया इसमें। तो आपकी इस पोस्चरिंग से हास्यास्पद कौन बना? चुनाव आयोग ही बनाना, चुनाव ही बना। हाँ, यही चुनाव आयोग इसी मामले की हेयरिंग में 3 दिन पहले जब ये अपना पक्ष रख रहा है तो वो कह रहा है कि सब हम आधार ले ही नहीं सकते। हाँ, नहीं ले सकते, बिल्कुल। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आपका पक्ष सुन लिया, सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी दलील भी सुनी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि नहीं आपको आधार लेना होगा, राइट। सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हैं लोग वो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ा ही है, उनके पास भी सिर्फ हमारी आपकी तरह एक दिमाग है, कानूनी चीजों का अनुभव है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कोई अफलातुन कोई नैसर्गिक प्रतिभाएं थोड़ी है यार, बिल्कुल ठीक है ना। वो भी हमारी आपकी तरह के ही लोग हैं, उनकी काबिलियत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट है, एक्सपीरियंस डिफरेंट है, इसलिए वो वहां पहुंचे हैं, हम आप कुछ और कर रहे हैं, दैट्स अनदर स्टोरी। तो आपको वहां क्यों नहीं समझ में आया, उस समय भी आपको क्यों नहीं समझ में आया कि साहब जो एग्रीड पार्टियां हैं, जो पिटीशंस आई हैं, उन पिटीशंस में कंटेंट क्या है, मटेरियल क्या है, क्या उसमें राजनीति है? देखो भाई, कोई भी समझदार व्यक्ति आसानी से ये समझ सकता है कि किसी भी मुद्दे में राजनीति क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, वो बोले या ना बोले, बिल्कुल, वो बोले या ना बोले, लेकिन एक सामान्य समझ का व्यक्ति उसे समझ लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, ये बहुत ही साधारण प्रक्रिया है।
अच्छा, चुनाव आयोग सर, अगर चुनाव आयोग एक्सेप्ट कर लेती, एफआईआर, हाँ, यही एफआईआर में अभी देखो, अजीत हाँ, अंजुम एक पत्रकार हैं, हाँ, उन्होंने आपके सामने कुछ चीजों का खुलासा किया, उजागर किया, हाँ, ठीक है। एक जमाना था, आज तक चैनल ने एक स्टिंग हम्म, ऑपरेशन करके, मेरे हम्म, ख्याल में 10 से ज्यादा एमपीज थे, 10 या 11 थे हम्म, एमपीज थे, सोमनाथ चटर्जी स्पीकर होते थे, हम्म, राइट। कैश हम्म, फॉर क्वेरी करके एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया इसी आज तक हम्म, चैनल पे, जहां से आप जुड़े हुए हो, जो ये बैनर है, हम्म, तो उस पर कार्रवाई हुई ना। अब हम्म, अगर मान लीजिए कि उस जमाने में कोई कहता कि साहब जिसने स्टिंग किया उसे तो सूली पे चढ़ा देंगे, क्योंकि उसने तो हम्म, प्राइवेसी बीच की है, उसने तो ट्रस्ट बीच किया है, तब तो कर हम्म, चुके आप जर्नलिज्म, तब तो बिल्कुल, आप जर्नलिज्म की दुकान बंद कर दीजिए, खत्म कर दीजिए उसको। हम्म, तो नहीं, वो डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। बिल्कुल, डेमोक्रेसी के लिए पत्रकारिता इसलिए जरूरी है क्योंकि हम और आप मिलकर के जिस सरकार को चुनते हैं, 5 साल तक हमने उसको मैंडेट दे दिया कि भाई 5 साल के लिए हम आपको चुन रहे हैं, अगला चुनाव 5 साल बाद होगा ना। उस 5 साल में उस सरकार ने क्या काम किया है, क्या कर रही है, नहीं कर रही है, ये बताने का दारोमदार जनता को मीडिया का है, हम्म, ठीक है ना। अच्छा हम्म, भी, बुरा भी, सही भी, गलत भी, राजनीतिक बिल्कुल, बातें भी, गैर राजनीतिक बातें भी, ये सब बताने का दायित्व तो डेमोक्रेसी में मीडिया का है। इसीलिए मीडिया को चौथा पिलर कहा गया, इतना इंपॉर्टेंट बताया गया। बिल्कुल, अब अगर किसी रीजन से आप उस पिलर की हवा निकाल दें, उस पिलर को खोखला करते चले जाएं, उसमें दीमक लगने लगे, तो जो जनता के अंदर मायूसी होती है वही तो हमको आपको आज दिखाई दे रही है। वरना बताइए, आप सोच के देखिए कि एक पत्रकार का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया सवाल वायरल क्यों हाँ, होना चाहिए। हाँ, सवाल वायरल हो रहा है यार, जवाब होता तो भी एक बात थी कि चलो भाई हम्म, ये जवाब वायरल हो रहा है, सवाल का हम्म, वायरल होना मतलब ये हो गया कि जनता को ये लग रहा है कि साहब ये मामूली से छोटे से साधारण से सवाल भी कोई नहीं पूछ रहा, हम्म, राइट। बिल्कुल, ये बिल्कुल, कितना दुखद है, ये ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो गई। हम्म, मैंने कोई अफलातून सवाल नहीं पूछ दिया, मैंने कोई ऐसा रहस्य उद्घाटन, कोई ब्रेकिंग न्यूज तो कर नहीं दी मैंने, तो मुझे क्यों वायरल हो बिल्कुल, जाना चाहिए बिल्कुल, था, बिल्कुल, बिल्कुल सर, सही कह रहे राइट। हैं, हाँ, सिंपल एक सवाल था, छोटा सा, उसको ठीक ढंग से मैंने बोल दिया, शायद वो जनता को अच्छा लग गया। लेकिन अच्छा हम्म, क्यों लग गया भाई, इसलिए लग हम्म, गया क्योंकि उससे पहले वो वैक्यूम महसूस कर रही है जनता। क्यों महसूस हम्म, करना चाहिए उसे वैक्यूम, बताइए। मैं किसी एक राजनीतिक दल का साथ दूं या ना दूं, ये मेरा व्यक्तिगत विवेक हो सकता है, उसकी मुझे हम्म, पूरी आजादी है डेमोक्रेसी में। हम्म, लेकिन चुनाव आयोग जैसा संस्थान, जिसे अंपायर की भूमिका निभानी है, जिसे ये इंश्योर करना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड रहे, क्या उसे अपने आचरण में इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए? बिल्कुल हम्म, देना चाहिए। हम्म, लेकिन अगर आप गड़बड़ी करोगे तो फिर क्या हम्म, लोग आपको छोड़ देंगे? आपको 5 साल 10, जैसे आज की तारीख में हम लोग पिछले 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले की जो गड़बड़ घटनाएं हैं किसी के भी शासनकाल में हुई हो, क्या हम लोग उनका जिक्र नहीं करते? करते हैं। तो बिल्कुल करते उसी तरीके से आज जो गड़बड़ी हो रही है, क्या आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद इसका जिक्र नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हैं। हाँ, बिल्कुल, इसीलिए इसीलिए लोकलाज की बात कही जाती है कि भाई लोकलाज का ख्याल रखो। जी, अब नहीं रखोगे आप, क्या होगा? आप इंस्टीट्यूशन की गरिमा गिरा रहे हो। अब आप देखिए, हाँ, चुनाव आयोग के खिलाफ अपोजिशन कहता है कि हम आपके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लेके आएंगे। हाँ, सबको मालूम है कि इम्पीचमेंट मोशन जो है वो अपोजिशन के पास इतना नंबर नहीं है कि वो इम्पीच कर सके, हटा सके। हाँ, लेकिन इम्पीचमेंट मोशन के तहत आपको, आपके ऊपर जो अविश्वास जाहिर किया जाएगा, वो क्या आपकी पद की गरिमा के लिए अच्छा है? नंबर एक। हाँ, नंबर दो, कि आपको, सरकार को भी इससे क्या नुकसान है कि वैसे आप चुनाव आयोग के ऊपर भले ही चर्चा नहीं कराते, लेकिन अगर इम्पीचमेंट में मोशन एडमिट हो गया तो संसद के अंदर चर्चा होगी, हम्म, ठीक है। सारे हम्म, नेताओं को अपना गला साफ करने का मौका मिलेगा। हम्म, सरकार बात बात पे इलेक्शन कमीशन का पक्ष लेते हुए दिखाई देगी, मजबूरी है उसकी। हम्म, इलेक्शन कमीशन तो संसद के अंदर बैठा नहीं है जो खुद को डिफेंड करेगा, तो हाँ, सरकार हाँ, के लोग उसको डिफेंड करेंगे। जब हाँ, सरकार के लोग इलेक्शन कमीशन को डिफेंड कर रहे होंगे तो ऐसा लगेगा जैसे उनकी मिली भगत है उनसे, चाहे ना हो हम्म, मिली भगत, हाँ, लेकिन हाँ, बिल्कुल, इंप्रेशन यही बिल्कुल, जाएगा, बिल्कुल, हाँ, इंप्रेशन यही जाएगा। तो ये सरकार को नुकसान नहीं पहुंचाए ना, चुनाव हम्म, आयोग की ऐसी चीजों ने, इससे सरकार को नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। बिल्कुल, बात समझ पा और रहे हो? दूर, हाँ, थोड़ा सा दूर तक देखिए। चुनाव आयोग को भी कोई हटा नहीं पाएगा, नंबर नहीं है अपोजिशन के पास, हाँ, लेकिन नंबर गेम में अपोजि कमी है, हाँ, हाँ, बिल्कुल, लेकिन अपोजिशन आपको एम्बेरेस करेगा, हम्म, आपके ऊपर तोहमत लगेगी, आपके ऊपर छीटा कसी होगी, आपके ऊपर लांछन लगाए जाएंगे, और उससे आपकी प्रतिभा, आपकी प्रतिष्ठा कम होगी, बढ़ेगी नहीं। और हम्म, वो लांछन झूठे नहीं है, इतनी हम लोगों ने जो चर्चा की वो झूठे, वो फरेबी, वो मनोवैज्ञानिक नहीं है।
एक होता है ब्लोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, हम लोग मीडिया की भाषा में कहते हैं खबरों का वजन उतना होना चाहिए जितना का वो डिजर्व करे। ब्लोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं बात होनी चाहिए। राजनीति जब घुसती है तो वो ब्लोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन करती है। कोई किसी भी मुद्दे में जब राजनीति घुसती है तो वो ब्लोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन करती है, वो भी जरूरी है। राजनीति होना भी जरूरी है। राजनीति के बगैर सिस्टम चलेगा कैसे, सिस्टम अकाउंटेबल कैसे बनेगा। आज कहीं कोई क्राइम होता है, हम लोग अक्सर सुनते हैं एक पार्टी कहती है इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। भाई कैसे नहीं होगा राजनीतिकरण उसका? जिस चीज का समाधान तुम्हारे इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है, अगर कहीं पुलिस टाइम पे नहीं पहुंची है और उसकी वजह से कोई गड़बड़ी हुई तो पुलिस पे हमला होगा, और पुलिस पे हमला होगा तो उसकी सरकार पे हमला होगा जिसकी वो पुलिस है। तो राजनीतिकरण कैसे नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सवाल ये है कि कब तक वो प्रपोर्शनेट है और कब जाके वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। इतना ही फर्क है बस। हाँ, और इसको सर मुझे लगता है कि विपक्ष को मुद्दा ये जो चुनाव आयोग ही दे रही है, अगर ये एक्सेप्ट कर लेती कि हम चलो जांच करवा रहे हैं तो विपक्ष के पास इतना मुद्दा भी नहीं होता और वो प्रोटेस्ट भी नहीं होते, लेकिन पता नहीं चुनाव आयोग ही कर रहे। अच्छा सर, मैं अंत में जी चुनाव आयोग को यहाँ इसी थोड़ी सी सूझबूझ से थोड़ा प्रैक्टिकल दृष्टिकोण रखते हुए, कई बार क्या होता है एक बच्चा आपके पास रोता हुआ, मान लो 2 बच्चे हैं घर में खेल रहे हैं, एक बच्चा आपके पास रोता आया, क्या बोला उसने कि फलाने ने मुझको मार दिया। ठीक, अब आप क्या करते हो? आप उस बच्चे को थोड़ा सा पुचकारते, अच्छा बेटा तुम चुप हो जाओ, उसको बुलाया, अरे भाई तुमने इसको क्यों मारा? किया जाता है ना, ये सामान्य बात नहीं है, हर घर में होता है, कोई अनहोनी बात तो नहीं मैं कह रहा हूँ। कई बार चुनाव आयोग को इसी तरह की भूमिका करने की अपेक्षा होती है। अच्छा तुमको कोई शिकायत है, ला दो, मैं जांच करा दो, एक्सेप्ट करते हैं कि चलो त्रुटियां हो सकती हैं, हम जांच कर लेंगे। आप कहोगे कि हमें कोई एफिडेविट मिला ही नहीं, समाजवादी पार्टी का एफिडेविट आपके सामने है, बीजू जनता दल का एफिडेविट प्रूफ भी दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है। तो इससे आपको, अब आप उसमें जितनी भी नुक्ताचीनी कर लो यार, आप बोलते ना कि हाँ साहब इस वजह से हमने इसको, तभी आप डिस्पोज ऑफ कर देते। अगर आपको आज एक चिट्ठी मिल गई, आज आप एक ऑफिस में बैठे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं, किसी आदमी ने आपको कोई शिकायत दी, उस शिकायत का आप डिस्पोजल करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। डिस्पोजल अगर आपने समय रहते कर दिया होता तो आज ये सवाल क्यों खड़ा होता, ये बताइए मुझे। आप कौन ये कह रहा है कि उस शिकायत को आपको मानना जरूरी है? आप जांच करिए, अपनी तय कीजिए कि साहब हमने जांच किया, ये पाया ये शिकायत सही नहीं है, लिहाजा इसे रद्द किया जाता है, निरस्त किया जाता है। या इस शिकायत में 10% सच्चाई थी, 10% हमने रेक्टिफिकेशन कर दिया है, रिमेनिंग 90% सच नहीं था, लेकिन ये मैटर अब डिस्पोज ऑफ होता है, खत्म हो गई बात। इसमें कहाँ गड़बड़ है? और कब और क्या कोई भी इंस्टीट्यूशन इसको करने से बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। नहीं बिल्कुल नहीं। तो अननेसेसरी आप अपनी भज पिटवा रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या किया आपने? आज की तारीख में चुनाव आयोग खड़ा हो गया कि नहीं साहब हमको जो है वो ये इम्प्रिंट चाहिए, बायोमेट्रिक इम्प्रिंट चाहिए, सबको कंपलसरी करना होगा। अभी आज की तारीख में स्टेटस क्या है? आज की तारीख में वो मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल है। ऑप्शनल है। जैसे मैंने अपना ईपीआईसी अपने आधार से लिंक कर रखा है, हो सकता है आपने ना कर रखा हो। बिल्कुल ठीक है, जब वो मैंडेटरी हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा, तो आप भी कर देंगे। ठीक, तो फिर राजू कुमार झा के नाम के 10 लोग नहीं मिलेंगे ना आपको, और मिलेंगे भी तो कम से कम उनका आधार नंबर 1 नहीं होगा। हाँ, पता चल जाएगा कि कहाँ से हमारा फर्जी भी हो रहा है, लोगों को भी इसमें सहूलियत होगी। बस तो आपको इसी चीज उधर करनी है। मशीन डाटा अगर अपोजिशन मांग रहा है तो अगर आपको ऐसा नहीं कि आपके पास डाटा अवेलेबल नहीं है, डाटा आपके पास अवेलेबल है, आपको मशीन डाटा देने में कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताइए कि आपके पास मदर डाटा है, मदर डाटा की आपने एक कॉपी दी किसी पार्टी को, तो आपका मदर डाटा थोड़े म्यूटिलेटेड हो गया। मदर डाटा में आपने आप कोई व्यक्ति गड़बड़ करेगा आपके दिए गए डाटा की कॉपी में, तो उस गड़बड़ को आप मदर डाटा से कंपेयर करके तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि साहब इन जगहों पे गड़बड़ी की गई है। चाहे एआई से करो, चाहे डीप फेक से करो, चाहे किसी चीज से करो, सब चीजें पता लगाई जा सकती हैं बहुत आराम से, और इन्हीं मशीनों के द्वारा, इन्हीं गैजेट्स के द्वारा और इन्हीं सॉफ्टवेयर के द्वारा। बिल्कुल। ये तो हमारा कॉमन सेंस कह रहा है यार। जो टेक्नोलॉजिस्ट से बात करेंगे तो वो हो सकता है और अच्छा कोई टूल। हाँ, और उनके पास ऑप्शन भी ज़्यादा है। आप बात कर सकते हैं टेक्नोलॉजी से, सरकार से, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से, आप दीजिए, सब कुछ लीजिए और कीजिए। इसमें कहाँ दिक्कत है? अभी जानते हो क्या है, अगर आज की तारीख में इस देश में देश भर के चुनाव मतदाता सूचियों की सही जांच हो जाए तो अप्रोक्सीमेटली 10% वोटर्स हमारे घट जाएंगे। ये मेरा वेग एस्टिमेट है, जो मेरी समझ है समाज को लेकर के, इस पूरी प्रक्रिया को लेकर। क्यों घट जाएंगे?
घटेंगे उसी वजह से जो वजह चुनाव आयोग ने बताई थी, कहीं किसी का ट्रांसफर हो गया, उसने नाम नहीं किसी जगह कटवाया। हाँ, डेथ हो गया, कुछ भी, मतलब ये इसके 4-5 कारण हो सकते हैं। हाँ। जो कारण है वो कारण लेजिटिमेट है, और उन कारण का असर जब कभी भी आप समरी रिवीजन करोगे, जब कभी भी आप इस तरह की एक्टिविटीज करोगे, उससे वो फिल्टर आउट होते हैं। वो उसमें कोई खराबी नहीं है, कोई ये नहीं कह रहा कि आप ये काम SIR मत कीजिए। जो बड़ी से बड़ी आलोचना है आपकी वो सिर्फ इतनी है कि साहब आप SIR जितना कठिन काम है, जितना बड़ा काम है, उसको करने के लिए समय कम है। आप कहते हैं नहीं, समय सफिशिएंट है। कम समय में आप लग गए। सवाल इसलिए उठ रहा है कि कम समय में आप जल्दी से इस पे करवाना चाहते हैं, तो क्यों जल्दी करवाना चाहते हैं? क्यों क्यों जल्दी ऐसी करवाना चाहते हैं? हाँ, और ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। आपको जमीनी स्तर पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आपके घर पे नहीं गए वोटर्स। दूसरा कई 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 कोरेबरेटिव दूसरी चीजें उठती हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने कह दिया बिहार के मामले में साहब ये 65 लाख वोटर जो हमने बाहर किए हैं ये नाम गलत थे। अगर फर्ज कीजिए एक भी कोई भी चीज स्टेब्लिश नहीं होती। आज ही चुनाव आयोग का डाटा आया कि करीब 2.25 लाख लोग अब तक ऐसे हो गए हैं जिन्होंने की फॉर्म 6 अप्लाई किया है इस प्रक्रिया के बाद, यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। वो ये कह रहे हैं। तो अब ये जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने अप्लाई किया आप उसकी जांच करेंगे, फॉर्म 6 भर के दिया, उन्होंने उनको जोड़ेंगे, चाहे उनका नाम पहले से कटा हो या नहीं कटा हो, अभी तस्वीर साफ नहीं। लेकिन 2.25 लाख के करीब नंबर आया है, आज का ही बुलेटिन है इलेक्शन कमीशन का। तो ऐसी स्थिति में जब आपके सामने ये चीजें आ जाएंगी कि आप जब देखेंगे, भाई जांच करेंगे उनकी, कोई कौन है इसमें सच्चा, कौन है इसमें झूठा, किसने अपना जेन्युइन प्रूफ दिया, किसने नहीं दिया, वगैरह वगैरह, जो भी आपका स्क्रूटनी का प्रोसेस है, जैसा अभी है, जैसा पहले था वही है। प्रोसेस में कोई गड़बड़ी नहीं, गड़बड़ी सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में होती है, प्रोसेस में कोई फॉल्ट नहीं है ऐसा। तो अब उसमें उसके बाद जो है आपकी जो चीज बनेगी वो पहले से ज्यादा शुद्ध होगी, साफ होगी, करेक्ट होगी, यही होगा ना। हाँ, ये आपको पूरे देश में जब आप करने जाएंगे तो आप पाएंगे कि अगर इस देश में कागज पे 99 करोड़ 100 करोड़ वोटर हैं तो 10% बहुत आराम से घट जाएंगे, अगर ईमानदारी से चार्ट बने तो। कौन कह रहा है कि 10% नहीं घटने चाहिए? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। अब आपकी बदनामी किस चीज से होती है कि भाई क्या ये जो 65 लोग हैं ये पिछले चुनाव में वोटर थे? जी हाँ थे। तो क्या पिछला चुनाव गलत हुआ था? राइट। कई सारे सवाल हैं जो चुनाव आयोग पे उठ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो आपको आपके दर्शकों के लिए एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जिस जमाने में पोलिंग बूथ कैप्चरिंग होती थी, बिहार में बहुत ज्यादा होती थी, कुछ बंगाल में ज्यादा होती थी, और उत्तर भारत के कई राज्यों में थोड़ा ज्यादा होती थी, कहीं कहीं। तो जिस जमाने में जो है ये होती थी बूथ कैप्चरिंग, उस जमाने में चुनाव आयोग की दलील सिर्फ इतनी रहती थी कि साहब देखिए मार्जिन कितना है, यहाँ तो 5 लाख का मार्जिन है, और आप लोग जो 4 बूथ बता रहे हैं इसमें हमने रिपोल भी करा लिया, ये भी करा लिया, वो भी करा लिया, क्योंकि उस जमाने में टेक्नोलॉजी आपको साथ नहीं दे रही। ठीक है ना। जब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई, आपको साथ देने लगी, तो स्थितियां बदल गई। किस चीज से बदली भाई? आज की तारीख में आप हर व्यक्ति का डायरेक्ट जो छोटा से छोटा अमाउंट भी सरकार किसी को देना चाहती है तो कहती है हम सीधे तुम्हारे बैंक खाते में देंगे। भाई जब बैंक खाते इतने हो गए तो आप कह सकते हो, तब से आप कह सकते हो जी, क्योंकि मोबाइल का इतना पेनिट्रेशन हो गया, भाई अपने मोबाइल नंबर दो, हो गया आपका काम, हो गया। तो ये जो चीजें हैं, जब टेक्नोलॉजी जब परमिट करेगी आपको तो आप कर पाएंगे। लेकिन अगर आप दरवाजा बंद कर लेंगे, नहीं साहब हम तो नहीं करते। अब देखिए, अब इस पे कब तक झेलते हैं वो चुनाव आयोग ही पता चलेगा, अपना झेलेंगे वो। अपोजिशन क्या कह रहा है? मेरा साथ दो, मेरा पक्ष दो, नहीं कह रहा ना। वो कह रहा है जो काम आप कर रहे हो उसको और ठीक से करो, उनकी कमियों को ठीक से दूर करो, हम जो शिकायतें कर रहे हैं उन पे गौर करो, यही तो कह रहा है भाई, और क्या कह रहा है। तो ये कुल मिला के स्थिति है। थोड़ा सा दुखद है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को और ट्रांसपेरेंसी से और साफगोई से और बड़ा दिल करके लोगों से बातचीत करनी चाहिए, उनको रिजॉल्व करना चाहिए, चीजों को ज्यादा बिगड़ने से पहले समय रहते संभालने की कोशिश करनी चाहिए। सर ये है कि जो जब से आपने ये सवाल पूछा, सोशल मीडिया पर चर्चा है, तो कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये मुकेश कुमार सिंह जो पत्रकार हैं वो हैं क्या, क्या मतलब किस दौर से पत्रकार किए हैं, किस दौर के पत्रकारिता किए हैं, अभी तक क्या क्या किए हैं। तो अगर संक्षिप्त में अपने बारे में कुछ बता दें तो हमारे दर्शकों को ये जानकारी हो जाएगी संक्षिप्त में ही। देखो यार, मैंने जो है सन 90 से मैं पत्रकारिता में हूँ, और
12-14 ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, प्रिंट में भी किया, टेलीविजन में भी किया, और थोड़े समय आपके यहाँ भी किया है मैंने काम, आज तक में भी। जी में बहुत लंबा वक्त गुजरा मेरा, थोड़ा समय में स्टार न्यूज में भी रहा, थोड़ा समय जो है वो मैं रजत शर्मा का, तब उस समय चैनल नहीं होता था, तकरीबन 2 साल में उनके अराउंड का एक प्रोग्राम आता था आज की बात करके। तो ऐसे करके उससे पहले टीवीआई एक चैनल होता था, उसमें रहा। तो नौकरियां का, अखबारों की दुनिया में मैंने राजस्थान पत्रिका में काम किया, नवभारत टाइम्स में काम किया, स्वतंत्र भारत एक अखबार है लखनऊ से निकलता है, उसमें काम किया, दिल्ली में राष्ट्रीय सहारा में काम किया। तो ऐसे करके बहुत जगहों पे काम किया है। तो फिलहाल तो ये है। और दूसरा ये है कि 2015 के बाद से मैं नौकरी में नहीं हूँ, मैं बाकायदा एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। आज भी अपने पुराने क्रेडेंशियल्स की वजह से पीआईबी से एक्रीडेटेड हूँ, यानी एक्रीडेटेड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो मेरा एक स्टेटस है, हर साल एक्रेडिटेशन रिन्यू होता है, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स को आप फुलफिल करते हैं तो आप वैसा कर सकते हैं। तो छोटा सा परिचय इतना ही है, दिल्ली में रहता हूँ। और क्या कहूँ, बाकी सवाल ऐसे पूछते हैं कि सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता हो। ये भी नहीं। हाँ, ये पता नहीं कैसे ऐसा हो गया। और आप अगर गौर से करो, अगर आप पत्रकारिता से जुड़ी हुई चीजों को गौर से देखो, तो मैंने कोई अनहोनी बात नहीं। नहीं, बिल्कुल सर, ये हर पत्रकार के फर्ज है कि ये सवाल पूछे, और अच्छा ऐसा सवाल पूछे जो सत्ता पक्ष को जवाब देने पे मजबूर होना पड़े, वो चाहे चुनाव आयोग हो या फिर अथॉरिटी में बैठे हुए कोई भी अधिकारी। हाँ, नहीं, सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष भी हो, कोई भी हो, किसी व्यक्ति से आप सवाल पूछते हैं तो कुछ जानने के लिए पूछे। देखिए, 2 तरह की स्थितियां होती है। अगर कुछ पत्रकार इसे देख रहे हो या ऐसे भी लोग, लगे हाथ में एक छोटी सी बात आपको बोल देता हूँ, आपका वीडियो भले ही लंबा हो रहा है लेकिन 1 मिनट लूंगा। और हम जब किसी से सवाल पूछते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारा उद्देश्य उससे जानकारी प्राप्त करने का होना चाहिए। जिस व्यक्ति से हम सवाल पूछ रहे हैं, उस व्यक्ति के बारे में हम ये मानते हैं कि वो एक क्रेडिबल व्यक्ति है जवाब देने के लिए। जैसे फर्क कीजिए, आज आपने मुझे अपने साथ जोड़ा है, तो क्यों जोड़ा है? क्योंकि आपको लगता है कि जिस तरह की बात आप जानना चाहते हैं, उन बातों को बताने के लिए मैं एक क्रेडिबल व्यक्ति हो सकता हूँ। ये मेरी पहचान आपको जब लगी, तभी आपने मुझे चयन किया मेरा। इसी तरीके से जो सवाल जवाब करने की प्रक्रिया होती है, चाहे हम सत्ता पक्ष के लोगों से करें या विपक्ष के लोगों से करें या किसी सरकारी कर्मचारी से करें, किसी सड़क चलते आदमी से करें, तो हमारा पहला मकसद होना चाहिए जानने का। हम उससे जानना चाहते हैं, राइट? हम उससे जानना चाहते हैं, हमें कोई लाठी नहीं चलानी, हमें आपसे सिंपली जानना है कि साहब ऐसा है तो क्यों है, और वैसा नहीं है तो क्यों नहीं। बस मूलतः हमारा यही काम, इसके बियॉन्ड हमारा काम नहीं। हमारा काम प्रोब करने का नहीं है। हम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की तरह जांच नहीं कर सकते। हम सिर्फ आपका वर्जन ले सकते हैं, आपका पक्ष जान सकते हैं कि साहब इस तरह की बातें आपके बारे में हैं, आपको इसके बारे में क्या। दैट्स ऑल। चलिए, पत्रकार की मूल भूमिका इतनी ही रहनी चाहिए, इतनी है। और कोई बहुत ऐसी जटिल चीज नहीं है। पता नहीं क्या यार, ऐसा इत्तेफाक है, मुझे भी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बड़े बड़े इवेंट किए, बहुत चीजें ऐसी की, बड़ी चीजें हैं कैरियर में, उसका गुणगान करने का सही मकसद नहीं है अभी, मतलब सही वक्त नहीं है। लेकिन ये ऐसे एक सवाल वायरल हो जाएगा, कितना लोगों को छू जाएगा, टच कर जाएगा, लोगों को लगेगा हाँ ये ईमानदार और सच्ची बात है। मुझे भी बेहद ताज्जुब, यकीन जानिए बेहद ताज्जुब। चलिए, चुनाव आयोग, महाराष्ट्र चुनाव, बिहार और ये जो सवाल जवाब था, हमने लंबी बातचीत की, और जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे हैं मुकेश सिंह हैं, उनसे हमने विस्तार से बातचीत की है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारे दर्शक हैं उनको ये पसंद आई होगी ये बातचीत, और आपकी अपनी राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। और सबसे बड़ी बात कि मुकेश सर, आपको न्यूज़ तक में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बेशकीमती समय हमें न्यूज़ तक को दिया, और हमारे दर्शकों को इतने विस्तार से बताया है कि किस तरह से चुनाव आयोग ने जो सवाल पूछा उसको घुमा रहा है, या फिर उस पर सवाल उठ रहे हैं तो बेदाग कैसे बन सकता है। तो हम तमाम टेक्नोलॉजी से लेकर जितने भी वोटर लिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, सब कुछ पर हमने कोशिश की कि बात कर ली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा आपसे फिर से मुलाकात हो सके। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।